तो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास में कंसेप्ट था नेस्टिंग का, ठीक है, और प्लस नेमलेस क्लास। ये दो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। अब अगर बात करें इसी एग्जाम्पल की, तो ये एग्जाम्पल मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन लास्ट हम बात कर रहे थे कि सिंपली अगर हम इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। स्टूडेंट नाम की क्लास थी जिसके अंदर हमने क्या किया था, सिंपली एक नेमलेस क्लास क्रिएट की थी। अब नेमलेस क्लास है तो दैट मीन्स हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाकर फिर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई नेम नहीं है, ठीक है। प्लस मैंने बताया था कि मैंने इस क्लास को जो सिंपली स्टूडेंट क्लास है उसके पब्लिक मेंबर डिक्लेरेशन सेक्शन में पुट किया है, ठीक है। तो और इसके अलावा मेंबर्स जो मैंने यहाँ पे डेटा मेंबर्स क्रिएट किए हैं उनको भी मैंने क्या किया है, पब्लिकली डिफाइन किया है। यानी कि मैं ऑब्जेक्ट के साथ इनको स्टूडेंट क्लास में कहीं पर भी एक्सेस कर सकती हूँ। सिंपल सा यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस क्लास के बाहर भी मैं इन डेटा मेंबर्स को यूज कर सकती हूँ। अभी तक डेटा मेंबर हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेंबर डिक्लेरेशन सेक्शन में क्रिएट किए हैं, ठीक है। यहाँ तक हम पूरा समझ चुके थे। अगर मैं बात करूँ आगे के कंसेप्ट की, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है। सबसे पहले स्टूडेंट जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। और क्रिएट करने के साथ ही मैंने इस पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास के एक्सेप्ट फंक्शन को सिंपली कॉल किया है, ठीक है। तो अगर एक्सेप्ट फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिंपली हर एक मेंबर में वैल्यू का इनपुट लिया जाएगा, चाहे वो इस क्लास के मेंबर्स हो चाहे वो स्टूडेंट क्लास के मेंबर्स क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ तक मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। और इसी के साथ लेट्स से कि मैंने कुछ ये वैल्यूज का इनपुट लिया, ठीक है। नेम, रोल नंबर, हाउस नंबर और स्ट्रीट, इन वैल्यूज का इनपुट लिया मैंने और देन डिटेल्स को डिस्प्ले करवाया है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने स्टूडेंट क्लास के शो फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है, ठीक है। तो इसी के साथ जब शो फंक्शन कॉल होगा तो सिंपली रोल नंबर, नेम, हाउस नंबर और स्ट्रीट, इन वैल्यूज को शो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जो हमने लास्ट क्लास में प्रोग्राम समझा था उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये रिमेनिंग था, वो आज कंप्लीट हो गया। प्रीवियस टॉपिक्स के रिगार्डिंग किसी या फिर उससे पहले और कोई टॉपिक जो नहीं क्लियर हो आप बता सकते हैं, वी विल डिस्कस इन द क्लास। और इस प्रोग्राम में भी कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसके डेटा मेंबर्स की ये वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कंटेनरशिप। अब अगर हम बात करें कंटेनरशिप की तो सिंपल सा मतलब है कंटेनर की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जब हम एक क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, दूसरी क्लास को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो वो तो क्लास की नेस्टिंग कहला रहा था। लेकिन कंटेनरशिप में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली क्लासेस अलग अलग बना रहे हैं, लेकिन ठीक है हम क्या करने वाले हैं, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट में यूज करने वाले हैं, ठीक है। नेस्टिंग और कंटेनरशिप बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट। नेस्टिंग में हमने एक क्लास के अंदर ही दूसरी क्लास को बना दिया था। नेमलेस होना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने वहां एग्जाम्पल नेमलेस का दिया था, ठीक है। आप नेम रख के भी क्लास को यूज कर सकते थे। अगर मैं बात करूं कंटेनरशिप टॉपिक की, तो देखें मैंने इस एग्जाम्पल में प्रीवियस एग्जाम्पल को ही सिंपली यूज किया है, लेकिन यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कंटेनरशिप की बात अगर हम करें तो इस केस में मैंने दो अलग अलग क्लासेस डिफाइन की हैं। दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। एक क्लास है एड्रेस, अगेन प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में मैंने दो मेंबर्स को डिफाइन किया है, हाउस नंबर और स्ट्रीट, ठीक है। यहाँ तक अगर हम देखें तो ये तो बात होगी एड्रेस क्लास की। अभी तक मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है।
एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं, कंटेनरशिप को हम हैज अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार थ्योरी एग्जाम में डायरेक्टली इस टर्म पर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कंटेनरशिप एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन करना होगा अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके पास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अब अगर मैं बात करूं, इसी एग्जाम्पल में मैंने स्टूडेंट क्लास एक अलग से क्रिएट की है। इस स्टूडेंट क्लास में मैंने कंटेनरशिप को किस तरीके से यूज किया है, मैंने क्या किया है, स्टूडेंट क्लास में एड्रेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। कंटेनरशिप सेम आप स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर में बनी हुई किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का वेरिएबल आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेम विथ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस क्लास क्रिएट किया था, देन मैंने एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या किया, स्टूडेंट क्लास में डिफाइन किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर डिक्लेरेशन सेक्शन में मैंने यहाँ पर एड्रेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो डेफिनेटली हम क्लास के मेंबर्स को, जो पब्लिक मेंबर्स है, उनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, अगर मैं बात करूँ उस क्लास के फंक्शंस की, तो मैंने यहाँ पर नेम जो कि इस क्लास का पार्ट है, ठीक है, रोल नंबर जो कि इस क्लास का पार्ट है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं डॉट यूज नहीं किया है और हमें ये पता है कि क्लास के पब्लिक मेंबर्स में अगर हम क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को यूज करना चाहें तो हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हाउस नंबर और स्ट्रीट, अब देखें ये दोनों के दोनों जो मेंबर्स हैं, हाउस नंबर और स्ट्रीट, इस पर्टिकुलर क्लास में तो डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज करके उनको एक्सेस किया है। तो अब इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि अगर हम दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मेंबर्स को एक्सेस करना चाहें, तो मैंने देखें क्या किया था, एड्रेस क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट किया था एड नाम से, देन हाउस नंबर और स्ट्रीट दोनों के दोनों एड्रेस क्लास के पार्ट हैं, तो मैंने उनको डॉट लगा के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस किया है, ठीक है। और स्ट्रीट और सिंपली हाउस नंबर दोनों में इनपुट लिया है। सेम अगर हम बात करें शो मेथड की, तो मैंने शो मेथड में हाउस नंबर, स्ट्रीट, नेम और रोल नंबर, नेम और रोल नंबर दोनों स्टूडेंट क्लास के पार्ट हैं, लेकिन हाउस नंबर और स्ट्रीट ये दोनों के दोनों एड्रेस क्लास के पार्ट हैं, तो हम इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसी के साथ अगर मैं इस क्लास के एग्जीक्यूशन की बात करूं, तो मुझे डेफिनेटली पहले इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात करूं तो मुझे क्लास को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट अगेन क्रिएट किया है। मेन मेथड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का सेम ही है जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। सेम यहाँ पर भी मैंने एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है और एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करने के साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है ए, मेमोरी में जो क्रिएट हुआ था, ठीक है, उनके डेटा मेंबर्स में वैल्यू असाइन हो जाएगी। कब? जब हम एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें तो मैंने देखे यहाँ पर कुछ यहाँ पर वैल्यूज का इनपुट भी लिया है अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग डेटा मेंबर्स में। देन इसके बाद डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास के शो फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो ए ऑब्जेक्ट के साथ हमने कॉल किया है, तो उसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर नेम, रोल नंबर, हाउस नंबर और स्ट्रीट, ये सारी वैल्यूज शो हो गई, ठीक है। तो शो मेथड एज इट इज है जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पर मैंने वैल्यूज को शो करवाया है, ठीक है। तो ये बात हो गई कंटेनरशिप की। वापस से अगर इसका छोटा सा एक आपको ब्रीफ में समझा दूं,
तो कंटेनरशिप का मतलब ये है कि जब हम एक क्लास में, ठीक है, किसी एग्जिस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग क्लास को प्रीवियस क्लास को यूज करना चाहे, तो दैट इज कॉल्ड कंटेनरशिप। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जाम्पल है कंटेनरशिप के बाद, वो है हमारे पास में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी जो मैंने 3 टॉपिक्स आप लोगों को इन क्लासेस में एक्सप्लेन किए हैं, कौन कौन से, कंटेनरशिप, ठीक है, एक हमने नेस्टिंग का कंसेप्ट देखा था, ये कंसेप्ट हम स्ट्रक्चर के साथ भी यूज कर सकते हैं। मैंने वहाँ उस सेक्शन में स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट के साथ में भी यही तरीका था। ठीक है, तो मैंने इसलिए उनको वहाँ पर रिपीट नहीं किया था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम 2 कंसेप्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किए जो स्ट्रक्चर के साथ यूज कर सकते हैं। तीसरा जो कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कंसेप्ट भी हम स्ट्रक्चर के साथ यूज कर सकते हैं। तब इस कंसेप्ट का नाम आपके पास में होगा एरे ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, और आप लोगों ने इस कंसेप्ट को लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था, प्लस इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें सिंपली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो अभी तक हमने एक ही ऑब्जेक्ट पे काम किया था, लेकिन अगर मैं बात करूं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की भी क्या है, हमारे पास में एरे है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो देखें इसको समझते हैं इस प्रोग्राम में। यहाँ पर मैंने सिंपली नेम और CAP, ठीक है, नेम और कैपिटल के लिए मैंने कंट्री एक क्लास बनाई थी सबसे पहले, और सिंपली यहाँ पर नेम कंट्री का स्टोर करने के लिए और कैपिटल स्टोर करने के लिए 2 मेंबर्स को डिफाइन किया है। ठीक है, अब अगर बात करें इन पर्टिकुलर मेंबर्स को यूज करने की, तो क्लास के अंदर हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ये हम समझते आए हुए हैं, और क्लास के बाहर इनको यूज नहीं कर सकते। तो क्लास के अंदर यूज करने के लिए मैंने 2 फंक्शंस क्रिएट किए हैं, एक्सेप्ट और एक डिस्प्ले। दोनों फंक्शंस में एक डिस्प्ले में मैंने सिंपली इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया, और एक्सेप्ट में कंट्री का नेम और कैपिटल दोनों का क्या किया है, इनपुट लिया है। ठीक है, इनपुट लेने के बाद सिंपली हमने डिस्प्ले फंक्शन में डिस्प्ले करवाया है। अब अगर मैं बात करूं इस प्रोग्राम के मेन कंसेप्ट की, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो अभी तक हमने ये देखा था कि हम मेन में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं क्लास को यूज करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगेन सिंपल एक एरे की तरह, जैसे हमने इंटीजर की एरे क्रिएट करना सीखा था, कैरेक्टर की एरे क्रिएट करना सीखा था जिसको कि हम सिंपली स्ट्रिंग बोलते हैं, वैसे ही हम ऑब्जेक्ट्स की एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लास का नेम मेंशन करना होगा, देन यहाँ पर क्या मेंशन करना होगा, ऑब्जेक्ट का नाम। यहाँ तक तो हमने देखा ही है, लेकिन नया क्या है, नया ये है कि हमने ऑब्जेक्ट्स की भी क्या किया है, एक एरे क्रिएट किया है। अब क्योंकि एरे है तो बेसिकली एरे क्या होता है, होमोजीनियस कलेक्शन। तो किसका होमोजीनियस कलेक्शन होगा, कंट्री मेंबर्स के एलिमेंट डेटा मेंबर्स का और फंक्शंस का एक होमोजीनियस कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्लस इस कलेक्शन को हमें यूज करने के लिए एक इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखें इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन बताऊं, तो क्योंकि मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स की एरे यहाँ पे क्रिएट की है, इस पर्टिकुलर एरे का नाम है C। ठीक है, 0 इंडेक्स पे भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी डेटा मेंबर्स की, और 1 इंडेक्स पर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। प्लस समझने वाली बात क्या है कि हर एक इंडेक्स पर डेटा मेंबर्स की एक अलग अलग कॉपी क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक है, आपके पास में एरे का जो डेटा टाइप है वो तो कंट्री है, क्लास भी तो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो इन दोनों का जो डेटा टाइप है वो तो सेम है। लेकिन अगर मैं बात करूं नेम और यहाँ पर जो नेम है, ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसा हमने सिंपली एरे के साथ देखा था कि हर एक इंडेक्स पर अलग अलग वैल्यूज होना पॉसिबल है।
ठीक है, लेकिन उन सबका डेटा टाइप सेम होगा। सेम यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है। अगेन हमने यहाँ पे क्या किया है, इस पर्टिकुलर एरे के हर एक इंडेक्स पर डेटा मेंबर्स की वैल्यू में मैंने इनपुट लिया है। तो इनपुट लेने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है। अभी तक विदाउट एनी एरे हम सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे और डॉट लगा के फंक्शन को एक्सेस करते थे। क्योंकि एरे है तो सिंपली मैंने यहाँ पर एरे का इंडेक्स मेंशन किया है, ठीक है, और लूप को कंटिन्यू किया है। कब से कब तक ये लूप चलेगा, क्योंकि कितने मेंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, कितने इंडेक्सेस होंगे, 2, 0 एंड 1। तो 0 से लेकर यहाँ पर सिंपली मैंने 1 तक लूप चलाया है, ठीक है। कंडीशन में 2 दिया है, यानी कि 0 और 1 के लिए ये लूप कंटिन्यू होगा और हर एक इंडेक्स पर डेटा मेंबर्स की वैल्यू में इनपुट लिया जाएगा। तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नेम में इनपुट ले लिया इंडिया और कैपिटल मैंने न्यू दिल्ली मेंशन की। देन अगर मैं बात करूँ, ये एक इंडेक्स के लिए इनपुट हो चुका है, तो देन दूसरे इंडेक्स के लिए नेम और कैपिटल में मैंने वापस से इनपुट दिया, ठीक है। अब अगर इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है तो देखिए मैंने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, लेकिन अभी तक हमने एक सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना सीखा था। इस पूरे एग्जाम्पल में हमने सिर्फ इतना नया देखा कि हम ऑब्जेक्ट्स की एरे के साथ भी क्लास के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो मैंने डिस्प्ले फंक्शन को यूज करने के लिए अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की जो एरे है उसके साथ में एरे है, क्योंकि इंडेक्स तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पर अगेन सी ऑफ आई डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। तो सबसे पहले आई की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 इंडेक्स के साथ में जो नेम और कैपिटल है वो डिस्प्ले हो जाएगा। देन 1 इंडेक्स के साथ में जो नेम है और कैपिटल वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के आउटपुट की बात करूँ तो देखें यहाँ पे कंट्री नेम और कैपिटल, नेम इंडिया था फर्स्ट इंडेक्स पे, देन वैल्यू न्यू दिल्ली, और ऐसे ही बात करें फर्स्ट इंडेक्स की एरे के तो नेम हमने यहाँ पे रशिया दिया था और उसकी कैपिटल मॉस्को। तो इस तरीके से रिजल्ट डिस्प्ले होंगे। सेम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एरे ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ऐसा कुछ कंसेप्ट डिस्कस किया था, प्लस आपने ये भी देखा था कि अगर हम नेम का इनपुट दें तो उसकी कैपिटल रिटर्न हो जाए, ठीक है। और सेम ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों के क्यू बैंक में भी है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। तो आप लोग, क्योंकि मैंने आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर डिस्कस किए थे तो मैंने वापस से उसका कोई एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, सिर्फ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया है। आप उन क्वेश्चंस को करना ट्राई करना। एक एग्जाम्पल मैं भी आपको दे समझा दूंगी कि कैसे हमें, कि अगर हम नेम पास करें, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिटेल्स डिस्प्ले हो जाए। क्यू बैंक में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करना उसकी। मैं असाइनमेंट रजिस्टर में नोट डाउन करने की बात नहीं कर रही हूँ अभी। तो ये बात हो गई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद मैंने यहाँ पर कुछ असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए मेंशन किए हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के असाइनमेंट्स तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए करनी है, ठीक है, आराम से करेगा उनकी प्रैक्टिस, कोई जल्दी नहीं है। पॉइंटर का असाइनमेंट अगर मैं बात करूं तो मैंने एक असाइनमेंट यहाँ पर आप लोगों को दिया है कि आपको क्या करना है, 10 इंटीजर्स की एरे क्रिएट करनी है, अगेन इनपुट भी लेना है और उस पर्टिकुलर एरे को आपको पॉइंटर का यूज करके सॉर्ट करना है। सिंपल सॉर्टिंग के बजाय आपको पॉइंटर के थ्रू ये सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर टॉपिक का है, ठीक है। स्ट्रक्चर का मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था, तो इस केस में अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की तो देखें इस एग्जाम्पल में भी मैंने एरे ऑफ स्ट्रक्चर को यहाँ पर एरे ऑफ जो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं उनको उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया है। क्या करना है आपको,
एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है स्टूडेंट नाम का, ठीक है, जिसके डेटा मेंबर्स होंगे रोल नंबर, नेम, कोर्स और सब्जेक्ट प्लस मार्क्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमें डिफाइन करना है, प्लस एक्सेप्ट और डिस्प्ले दोनों फंक्शंस को क्रिएट करना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर उस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए आपको सिंपली, मैंने देखे एग्जाम्पल भी यहाँ पर मेंशन किया है, ये स्ट्रक्चर आप इस तरीके से क्रिएट करेंगे, एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शंस आप क्रिएट करेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। देन आपको 5 स्टूडेंट्स की एरे क्रिएट करना है और उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट और डिस्प्ले डिटेल्स को आपको क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर इस प्रोग्राम की बात करूँ तो मैंने एरे ऑफ स्ट्रक्चर को यहाँ पे सिंपली क्रिएट किया है, और क्योंकि ये एरे है तो डेफिनेटली हमें मेंबर्स को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट लगाकर और एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी यहीं तक ही करना है, बाद में इसमें और एडिशन मैं कर दूंगी। अभी के लिए असाइनमेंट्स में इतना ही। देन यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए। आगे प्रोसीड करें तो इस केस में, अच्छा अगर कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर्स का जितना साइज होगा वो वहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। बाकी साइज ऑफ आप जो है वो स्ट्रक्चर और क्लास दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट है जैसा हमने स्ट्रक्चर के साथ देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी साइज फाइंड आउट करने का तरीका है क्लास में। अब अगर हम बात करें C++ के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आप ऑलरेडी जावा में देख चुके हैं, तो टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्टर्स। अगेन हमने जैसे मेंबर्स फंक्शन क्लास में मेंबर फंक्शन बनाना सीखा था, वैसे ही हमारे पास में एक कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन होता है, लेकिन इसको हम सिंपली बोलते हैं स्पेशल क्लास मेंबर, ठीक है। यहाँ स्पेशल मेंबर फंक्शन हम कह सकते हैं। कंस्ट्रक्टर की तरह ही हमारे पास में डिस्ट्रक्टर्स भी क्या होते हैं, क्लास के स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं। स्पेशल इसीलिए क्योंकि हमें इनको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं, और जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश होता है, ठीक है, या मैं यूं कहूँ कि ब्लॉक एंड होता है, तब डिस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। तो डिस्ट्रक्टर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो सेम अगर मैं बात करूं कि कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग की, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है या ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम सिंपली कॉल करते हैं, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, हमें एक्सप्लिसिटली उनको कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगेन अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्टर की, तो जावा में जैसे आपने देखा था वैसे ही कुछ कंसेप्ट कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम दोनों सेम होता है, ये रूल है। अगेन कंस्ट्रक्टर जो है हमारे पास में, उसको भी हम क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हम मेथड्स के साथ में, नॉर्मल मेथड्स के साथ में करते हैं, वैसे ही कंस्ट्रक्टर के साथ भी पॉसिबल है, ठीक है। क्लास के बाहर मेथड्स को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं वो तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसी मेथड को यूज करके हम कंस्ट्रक्टर को भी क्लास के बाहर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देन कंस्ट्रक्टर एक नॉर्मल फंक्शन की तरह कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करते, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर के केस में ओवरलोडिंग भी पॉसिबल है, जैसे एक नॉर्मल फंक्शन के साथ विद इन अ क्लास में हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन के जो फंक्शन है उसको मल्टीपल टाइम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज और सिग्नेचर के साथ में। सेम ऐसा ही कंस्ट्रक्टर के साथ भी पॉसिबल है। लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टर की, तो कंस्ट्रक्टर का लास्ट पॉइंट कि एज लाइक नॉर्मल फंक्शन हम कंस्ट्रक्टर में भी क्या कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग
कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए। अगर मैं बात करूँ सिंटैक्स की, ठीक है, तो सिंटैक्स से पहले जो स्टेटमेंट है कि कंस्ट्रक्टर हम क्यों क्रिएट करते हैं, कि जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, उनको अगर हमें किसी स्पेसिफिक इनिशियली या इनिशियल कुछ वैल्यू से असाइन करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को किसी ना किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करने के लिए भी कंस्ट्रक्टर यूज में आते हैं। ये इसका एग्जैक्टली मेन यूज है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। सेम इसका भी सिंटेक्स अगर हम देखें तो क्लास का नेम जो है वही आपका कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता कंस्ट्रक्टर के केस में। अगर मैं बात करूं सी प्लस प्लस की, तो यहाँ पर 4 तरीके के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज, पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप में यहाँ पर एक अलग बिल्कुल जावा जैसा नहीं है। जैसा आपने कुछ जावा में पढ़ा है, ये एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूँगी कि सेम है। क्या डिफरेंस है वो हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। सिंपल अगर मैं बात करूं पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, तो अगर हम कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, वैल्यूज पास कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएंगे। और अगर हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएंगे। लास्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हर एक टाइप का हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमें कैसे क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे एक सिंपली प्रोग्राम भी क्रिएट किया, मतलब क्लास भी डिफाइन की है। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल को प्रोसीड करने से पहले हम एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैंने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो नम नाम से क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। आगे प्रोसीड करने से पहले यहाँ तक कोई टॉपिक अगर अनक्लियर हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टर के केस में, ठीक है। तो उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और कई बार एग्जाम में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टर की, तो मैंने सबसे पहले नम नाम से क्लास बनाई है। अगेन इस क्लास में कुछ डेटा मेंबर्स भी क्रिएट किए हैं। डेटा मेंबर ए और बी नाम से 2 इंटीजर वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। प्लस क्लास के केस में मैंने कुछ पब्लिक मेंबर्स भी क्रिएट किए हैं। तो अब देखिए मैंने जो कंस्ट्रक्टर टॉपिक की बात की है, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैंने अभी बताया जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। यहाँ पे मैंने कोई आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई नहीं किए, तो इसीलिए हम इस टाइप के कंस्ट्रक्टर को क्या कहेंगे, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, ठीक है। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, अभी क्लास के जो 2 डेटा मेंबर्स हैं उनको एक स्पेसिफिक वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इंटीजर के केस में तो हम ये मान लें कि 0 वैल्यू है, लेकिन अगर स्ट्रिंग डेटा मेंबर है तो उसमें वैल्यू गार्बेज ही रहती है, तो उसको किसी न किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना ज़रूरी है यूज़ करने से पहले, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ऐसे ही मैंने इस क्लास में कंस्ट्रक्टर के बाद जैसे नॉर्मल फंक्शन होते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है क्लास के पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में, और डेटा मेंबर्स को वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। इसके बाद मैंने डिस्प्ले और एक्सेप्ट फंक्शन को क्रिएट किया है। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, जो हमारे पास में क्लास है उसके डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। और अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट फंक्शन की, तो सिंपली अभी तक जैसे हमने एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन देखे थे वही उसी तरीके से मैंने इनको क्रिएट किया है। एक्सेप्ट फंक्शन सिंपली क्या करेगा, डेटा मेंबर्स ए और बी में इनपुट लेगा, ठीक है। अब अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए मेन से इसके एग्जीक्यूशन को समझते हैं।
मैंने मेन में क्या किया है, सिंपली ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 नम क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। इससे पहले प्रोग्राम्स में हमने कंस्ट्रक्टर का कोई कंसेप्ट नहीं देखा था, लेकिन तभी भी जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास में एक कंस्ट्रक्टर जरूर कॉल होता है, ठीक है। वो जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, अगर हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल से पहले हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें कभी कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, लेकिन ऑब्जेक्ट जरूर क्रिएट किया। तो जब भी हम क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सी प्लस प्लस यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जिसका काम सिर्फ इतना सही होता है कि क्लास के मतलब वो सिर्फ कॉल होता है, ठीक है। उसका इनिशियली कोई भी एक्शन वहां पर वो क्या नहीं करता, परफॉर्म नहीं करता। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए हैं तो इस केस में ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों के साथ में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ इस केस में हमने क्लास में नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के साथ में नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, प्लस दोनों ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर की वैल्यू में भी इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। तो दोनों के केस में इनिशियली 10 और 20 ए और बी में वैल्यू रहेगी, यहाँ पर भी 10 और 20 इनिशियली वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जितना भी कंसेप्ट रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।